हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2014 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि होंगे एसएसटी के। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द अपाचे एंड क्रोज आर, कि ये अपाचे और ये क्रो क्या थे, ये देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जनजातियां थी। नोमेड्स ऑफ चाइना, या म्यूजिक बैंड्स ऑफ यूएसए। तो इसका सही डॉक्यूमेंट्रीज ऑन एनवायरनमेंट, तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा नोमेड्स ऑफ केन्या। ठीक है, केन्या के खाना बदोश थे ये। अपाचे एंड क्रोज आर नोमेड्स ऑफ केन्या। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्योदय उद्योग का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आईटी इंडस्ट्री, कुकिंग इंडस्ट्री, कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री या जूट इंडस्ट्री। आईटी उद्योग, खाना पकाने का तेल उद्योग, कागज उद्योग या जूट उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आईटी इंडस्ट्री। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है सनराइज इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच रीजन इज नोन एज ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विश्व का बाग किसे कहा जाता है। विश्व का बाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑरेंज कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, या ऑरेंज कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, कश्मीर वैली ऑफ इंडिया, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, या क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन, ये इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, ऑरेंज, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज है ना, ऐसे फल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। ऑरेंज, ऑलिव, ठीक है, हमें यहाँ पर ये फ्रूट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेडिटेरियन सी है ना वहाँ पर, यूरोप के नीचे, वहाँ पर एशिया में, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑरेंज, वहाँ का जो खेती होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो की जाती है, इसलिए उसको विश्व का बाग कहा जाता है। ये मेडिटेरियन रीजन आएगा इसका जो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द शिप टू नेविगेट। निम्नलिखित में से कौन सा जहाज़ों को नेविगेट करने में मदद करता है। एरिया ऑफ हाई टाइड्स, ऑप्शन नंबर बी एरियाज ऑफ लो टाइड्स, ऑप्शन नंबर सी एरिया वेयर द वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड करंट्स मीट्स, या डी ऑप्शन नंबर डी ऑफ एरिया ऑफ ओशन करंट्स। उच्च ज्वार का क्षेत्र, निम्न ज्वार का क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ गर्म महासागरीय क्षेत्र और शीत धाराएं मिलती हैं, महासागरीय धाराओं का क्षेत्र। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एरिया ऑफ हाई टाइड, जहाँ पर पानी का स्तर ज़्यादा बड़ा होगा, जहाँ हाई टाइड्स आई होंगी वहाँ पर ही नेविगेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा एरिया ऑफ हाई टाइड्स। और हमने ये भी पढ़ा था, जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, वो कौन सा स्पोर्ट्स बहुत ही बेहतरीन होता है, किसके लिए होता है, वो होता है फिशिंग के लिए। फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए वो जो स्पॉट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पर वो स्थान उस फिशिंग के लिए, फिश के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय। कि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे पृथ्वी द्वारा वापस परिवर्तित होती हैं कैसे, किस मंडल में होती हैं। ठीक है, कौन सी परत में, एक्सोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, मेजोस्फेयर समताप मंडल, या थर्मोस्फेयर वायुमंडल जिसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में भी एक आयनोस्फेयर होता है। ठीक है, आयनोस्फेयर में वैसे ये होती हैं, पर इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन में दिया है थर्मोस्फेयर। इसका जो आ जाएगा वायुमंडल, जो उसका सही उत्तर होगा थर्मोस्फेयर इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या होती हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं ये यहाँ पर ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा धरती पर भेजी जाती हैं यहाँ से। द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट गेट डिस्टर्ब्ड इफ, कि जो बैलेंस है पर्यावरण में संतुलन गड़बड़ा जाता है अगर। कैसे गड़बड़ा जाएगा, तो ऑप्शन देखते हैं। द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो प्रजातियों के सापेक्ष संख्या में गड़बड़ी नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू टू प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट्स, कि जो मानवीय गतिविधियां हैं प्राकृतिक आवासीय को संरक्षण करना जारी रखती हैं। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज बैंड, कि जब वन्य जीवों का अंधाधुंध हत्या पर बैन लग जाए, प्रतिबंध लग जाए कि अब से कोई भी जानवरों को नहीं मारेगा। तो डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन
कंटिन्यू, कि वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव जारी है। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल एरोजन कंटिन्यू। तो ये सही उत्तर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अगर इसको हम जारी रखेंगे, किसको, वनों की कटाई को जारी रखेंगे और मिट्टी का कटाव जो सॉइल इरोजन है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो जो ऊपरी परत है, ठीक है, वो ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो बहकर कहीं और चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, तो और वनों की कटाई करेंगे तो ये मिट्टी का कटाव तो होगा ही होगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये जो दो बात कही गई हैं, इससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा। बाकी जो 3 चीज़ें ऊपर बताई गई थी, इससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी विकास का सिद्धांत नहीं है? संतोषनीय विकास का इसमें से कौन सा है, सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है? मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमने जो रिसोर्सेज हैं, हमें जो प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, उसका बहुत ही अंधाधुंध इस्तेमाल करो। ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि हमें जीवन के सभी रूपों का सम्मान और देखभाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं में परिवर्तन करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये भी अच्छी बात है ना, तो हमारे मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तो हैं ऊपर वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी जीवों की। ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, कि हमें पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं में परिवर्तन, हाँ, ये सब करना चाहिए, रखना चाहिए। और ये जो मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये जो उसका जो आंसर होगा वो होगा गलत। मीन्स इस हिसाब से इन्होंने क्या पूछा था, इज़ नॉट अ प्रिंसिपल, तो इस हिसाब से जो उसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन होंगी, जो पीढ़ियाँ होंगी, उनको ये इस्तेमाल करने को ही नहीं मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, और ये हमारा संतोष पोषणीय विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो किसकी करता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाएँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 2 cities N and M are located in 15 degree east and 50 degree west of Greenwich respectively. Which will be the difference in the time between these two cities? डिफरेंस कितना होगा कि दो शहरों में N और M क्रमश 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट ग्रीनविच के में स्थित है। इन दोनों शहरों के बीच के समय में अंतर कितना होगा? अगर आपने कल वाली मेरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी समरी देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी की जो वीडियो है आप उसको जरूर देखें। तो उसका जो सही उत्तर होगा, इन्होंने बात क्या कही है कि 2 सिटीज़ हैं, ये है ग्रीनविच लाइन जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। इन्होंने कहा कि 15 डिग्री ईस्ट एंड 15 डिग्री वेस्ट पर 2 सिटीज सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितना होगा टाइम का? इनमें टाइम का डिफरेंस कितना होगा? तो कल हमने बात क्या की थी कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितने हैं? 30 मिनट्स हैं, 30 डिग्री हैं, तो 30 डिग्री किसके बराबर होंगे? ठीक है, तो 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्योंकि यहाँ पर 15 इधर है, 15 इधर है, 15 15 30 हुए, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो कितना आ गया? 120 आ गया। 120 क्या है? 120 तो मिनट है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर 120 आ गया, मीन्स 120 मिनट्स हैं, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2 आवर्स की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 आवर्स, 2 घंटे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द मिनिमम वेजेस एक्ट, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफाइज दैट मिनिमम वेजेस शुड बी गिवन टू लेबरर्स, एक निर्दिष्ट करता है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। स्पेसिफाई दैट द वेजेस शुड नॉट बी बिलो एज अ स्पेसिफिक मिनिमम, की निर्देश करता है कि मजदूरों को एक न्यूनतम से कम मजदूरी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, अलाउ एम्प्लॉयज़ टू डिसाइड मिनिमम वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़,
कि नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी तय करने की अनुमति देता है। कवर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि संगठित क्षेत्र में अंतर्गत केवल सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। तो इसका जो ये होता होगा उत्तर, ये होगा गलत। ये भी बात नहीं कही हुई है। ना निर्देशित करता है कि मजदूरों को एक न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, स्पेसिफाई दैट मिनिमम वेजेस शुड बी गिवन। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने क्या कहा है, निर्देश करता है कि मजदूरों को एक न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए, कि इससे कम आप नहीं दे सकते उनको, ठीक है। अब ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि सिर्फ एक मिनिमम वेज ही दी जाएगी उनको, दैट मिनिमम वेज शुड बी गिवन टू द लेबरर्स। इन्होंने क्या कहा है कि मजदूरों को एक न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए उनकी मजदूरी, ज़्यादा भले हो पर उनकी मजदूरी जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि ये लेवल है, अगर मजदूर को इतने पैसे मिल रहे हैं तो वो अपना गुजारा कर सकता है। इसलिए बहुत सारे मानकों को आधार में रखकर वो एक डिसाइड कर देते हैं कि इतने पैसे या फिर इतने रुपए उस मजदूर को मिलने चाहिए इतने टाइम में, तभी वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकता है, अदरवाइज नो। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन्होंने क्या कहा, संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया ट्रांसलेशन में, तो देखते हैं जो इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने कहा क्या है कि ऐसा कौन सा इसमें कानून है जिसमें अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस, भी इसे वो माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। कौन से लॉ के अंतर्गत ये माना जाएगा, कौन से आर्टिकल में ये आता है? जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें 17 में अबोलिशेस अनटचेबिलिटी, छुआछूत को इसमें ख़त्म कर दिया गया है। ये इसका सही उत्तर है। आर्टिकल 21 में है राइट टू फ्रीडम नहीं, राइट टू लाइफ का इसमें अधिकार दिया हुआ है, जिसमें अ पर्सन कैन लिव हिज लाइफ विद हिज चॉइस एंड डिग्निटी। और आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 21A में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द एज 6, जिसकी उम्र 6 से 6 to 14 ईयर्स एज है, उसे प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मुफ्त में सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज़ द की रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, कि भारत में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी बात है जिसमें इनइक्वालिटी पाई जाती है, किस कारण के कारण? इसका जो सही उत्तर होगा, क्या पॉवर्टी है, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, एक गरीब, धर्म, जाति या लिंग या सेक्स? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी। एक गरीबी के कारण सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है भारत में। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, कि जिन्होंने कहा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसमें कौन सी बात कही गई है? प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, कि नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इटसेल्फ बाय अमेंडमेंट्स, कि संविधान में संशोधन द्वारा खुद को याद दिलाने के बारे में है। या एक्सक्लूड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, या शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को 2009 को बाहर करता है। या गिव जुडिशरी द पावर टू स्ट्राइक डाउन द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, किस न्यायपालिका को संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून को हड़ताल करने की शक्ति देता है, खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये इसका गलत होगा उत्तर। सही उत्तर कौन सा होगा? जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये किसकी बात करता है और ये है किसमें? ये वैसे तो आर्टिकल है 32 में, आर्टिकल 32 में है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अगर फंडामेंटल राइट्स देने का फ़ायदा ही क्या है? अगर इनकी उल्लंघना की जाए, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो, ठीक है, कॉन्ट्रावेन करता हो या एब्रिजेस करता हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो जो आर्टिकल 32 है ये इसको ख़त्म वो नहीं होने देता। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005,
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार भी इसमें कौन सा संशोधन किया गया था, कौन सा बदलाव किया गया था? ओनली सन ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन हैव राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी, कि परिवार के संपत्ति में सिर्फ बेटे का जो होगा अधिकार होगा, किसमें? संपत्ति में। ऑप्शन नंबर बी, ओनली वाइफ हैज राइट टू इनहर्ट प्रॉपर्टी ऑफ हर डिसीज हस्बैंड, केवल पत्नी को अपने मृत पति की संपत्ति का अधिकार है। या ऑप्शन नंबर सी, सन डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, बेटे बेटियां और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति का बराबर हिस्सा मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी, फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज विल नॉट बी गवर्न्ड बाय दिस एक्ट, कि आर्य समाज के अनुयायी इस अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी एक्ट 2005 की, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, इसमें ये बात कही गई थी कि जो सन होंगे, जो लड़के लड़कियां या माताएं होंगी, उनके बीच में इक्वल शेयर आएगा फैमिली प्रॉपर्टी का। ठीक है, जो भी संपत्ति होगी, हालांकि ये लोग लेते नहीं हैं, सिर्फ हमारे समाज में अभी लड़के प्रॉपर्टीज़ का जो बंटवारा करते हैं, लड़कियां नहीं लेती, नहीं तो लड़ाइयाँ बहुत होने लग जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, राज्य सरकार के अंदर आता है? तो देखते हैं। टू मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो ये जो ऑप्शन है ए, क्या ये काम राज्य सरकार का है? नहीं, ये है केंद्र सरकार का काम। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट में आता है ये काम, और ये जो काम है शांति बनाए रखना, इंटरनेशनल अफेयर्स देखने, ये सारा काम किसका? केंद्र सरकार का है। तो ये तो ऑप्शन हम कर देंगे एलिमिनेट, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th, कि 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा को बंद करने का निर्णय। हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास ये पावर है। तो फिर भी हम चलिए देखते हैं, दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वास्को द गामा, ठीक है, ये इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है वास्को ड गामा, कि न्यू दिल्ली से अगर वहाँ ट्रेन चलानी है गोवा तक, तो क्या ये उनका काम है, हमारे केंद्र सरकार का काम है या स्टेट गवर्नमेंट का काम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये सारे काम आते हैं केंद्र सरकार के अंदर, ये हो जाएगा गलत। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन ऑफ 1000 रुपीज़ नोट, तो ये क्या 1000 रुपये का जो नोट का डिज़ाइन है, क्या वो स्टेट सरकारें देंगी? नहीं देंगी। ठीक है, ये उनका काम नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा को बंद करने का निर्णय ये कर सकती है राज्य सरकारें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ड्रॉप आउट्स रेट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी गर्ल्स आर हाईएस्ट बिकॉज, कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, दलित और आदिवासी लड़कियों की जो पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्या रीज़न हो सकता है कि उनकी जो लड़कियां हैं बहुत कम पढ़ती हैं? तो क्या उनके पेरेंट्स डू नॉट वैल्यू एजुकेशन, कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते? हमें लगता नहीं है ऐसी कोई बात होगी, तो देखते हैं, ये तो ऑप्शन ऐसी कटी जाएगी। और पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, की गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, हाँ ये ऑप्शन हो सकती है। फिर भी हम देख लेते हैं बाकी दो ऑप्शन भी। ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स स्कूल, की सभी बालिका विद्यालयों को अनुपलब्धता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स स्कूल, ये भी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेनिफिट ऑफ देयर एजुकेशन विल बी अवेलेबल टू देयर इन लॉस फैमिली, उनकी शिक्षा का लाभ उनके ससुराल और परिवार वालों के लिए उपलब्ध होगा, ये भी गलत है, जो इसका सही उत्तर होगा। और पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, की गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण उनकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती, उनकी जो एडमिशन है या फिर ड्रॉप आउट्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल एडवर्टाइजमेंट, भी इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञापन नहीं है? अतिथि देवो भव, ये समाज में है ना, ये टूरिस्ट के लिए कि हम आप आइए हमारे देश में, तो ये एक सोशल एडवर्टाइजिंग है। लाइफ इंश्योरेंस, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ये वैसे प्राइवेट है और ये नहीं है, वैसे भी सामाजिक नहीं है, तो इसका ये होगा वैसे सही उत्तर। बाकी भी देख लेते हैं। लैंड ड्राइविंग, लाइफ ड्राइविंग, ये भी हो जाएगा गलत। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, सॉरी, हाँ इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये सोशल एडवर्टाइजिंग है, तो इसका जो ये दोनों भी सोशल एडवर्टाइजिंग है, कि सामाजिक विज्ञापन है कि हमें हर बूंद बचानी चाहिए, इसके ये भी दोनों सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें ये होगा सोशल नॉट, इनमें से कौन सा सामाजिक एडवर्टाइजिंग नहीं है, एडवर्टाइजमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आइडेंटिफाई द इशू
विच इज़ हार्डली फोकस्ड अपॉन एनी मीडिया डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंस। भी उस मुद्दे की पहचान करे जो मीडिया द्वारा इसके महत्व के बावजूद शायद ही केंद्रित है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भी इनमें से ऐसी कौन सी बात है जिसमें मीडिया बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती? अगर आप टीवी देखते होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, न्यूज़ देखते होंगे कि मर्डर्स एंड किलिंग की तो बहुत सारी खबरें आती हैं, है ना। हत्या और जो कत्ल कर दिए जाते हैं, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों का विध्वंस, ये भी बहुत खबरें दिखाई जाती हैं। जेंडर सेंसिटिविटी की कोई बात होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। जहाँ बात आ जाती है पीने के पानी की तो वहाँ पर मीडिया हो जाता है चुप, ठीक है। तो उसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विद रेफरेंस टू जुडिशरी आइडेंटिफाई द ओल्ड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। कि इनमें से जुडिशरी है जो न्यायपालिका है उसके प्रावधानों में इसमें से ऐसी कौन सी है ऑप्शन जो होगी जो सही होगी? ऑड वन आउट एक अलग सा चूज करना है। सेपरेशन ऑफ पावर, वन अपॉइंटेड द ऑफिस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज, कि जज आर अपॉइंटेड विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, द टेन्योर ऑफ सर्विस ऑफ जज इज फिक्स्ड, ठीक है। जो न्यायाधीशों का सेवा का है वो फिक्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द टेन्योर ऑफ द सर्विस ऑफ जज इज फिक्स्ड। इसका ऑड वन आउट है, एक अलग सा आंसर है इसका। 39, डीके बासु गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अबाउट। कि जो डीके जो थी डीके बासु गाइडलाइंस थी वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशित के बारे में है। क्या बताता है ये? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वी यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज इन स्कूल, भी स्कूलों में यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण। प्रोसीजर इज टू बी यूज बाय द वेरियस एजेंसी फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ मैनी पर्सन, भी कई लोगों की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया। एक, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द री इलेक्शन इन अ कंस्टिट्यूएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव के लिए प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस इज़ द राइट आंसर। यही डी के बासु की गाइडलाइंस है, इसमें इंडिया पर जो फैसला आया था इस पे आया था। चलिए चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द, एक सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में केस हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में। उसमें क्या क्या जो आया था, रिजल्ट क्या आया था? राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमें आज़ादी है कि हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर्स, कि हमें जीवन के अधिकार में हमें प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद का अधिकार भी शामिल है। क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड क्रिटिसाइजिंग द अदर रिलीजन, कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना शामिल नहीं है। राइट टू इक्वालिटी शुड फोर्स प्राइवेट कंपनीज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स, भी समानता का अधिकार निजी कंपनियों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य करना चाहिए। तो ये नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ये आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइफ इज ए चॉइस विद डिग्निटी, कि हम अपनी चॉइस और डिग्निटी से लाइफ को जी सकते हैं। तो ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन, उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।